हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। सब बढ़िया ना। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आप सभी का हमारे और अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं लेकर आ चुका हूँ क्लास 12th केमिस्ट्री का एमसीक्यू क्वेश्चंस। दोस्तों, चैप्टर नंबर 1 आपका केमिस्ट्री का द सॉलिड स्टेट, इसका टोटल में आज की वीडियो में टोटल एमसीक्यू क्वेश्चन, टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और आने वाले एग्जाम में पूछे जाने की बहुत बहुत संभावना है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। और टोटल 20 एमसीक्यू क्वेश्चन का मैं आपको डिटेल सोल्यूशन मतलब आपको एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। ऐसे नहीं कि मैं केवल रट के पार हो जाऊंगा, ऐसे नहीं, ठीक है। तो आप वीडियो में एकदम शुरू से अंत तक जरूर बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। कहने का मतलब है, आपको पूछ रहा है कि बीसीसी यूनिट सेल में कि नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। बीसीसी यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो सबसे पहले मैं यूनिट सेल का आपको डायग्राम छापता हूँ। पहले यूनिट सेल का डायग्राम छापता हूँ। ये सबसे पहले हम लोग डायग्राम छाप रहे हैं यूनिट सेल का, इस तरीके से आपको समझाने के लिए। ये हमारा यूनिट सेल हो गया। अब देखिए, सभी कॉर्नर में कई गो टोटल कॉर्नर है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, फिर ऊपर में भी 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, चारों हो कॉर्नर में आपको। और ये बॉडी सेंटर का मैं आपको फिगर छाप के दिखा रहा हूँ, ठीक है, बीसीसी का। और बीच में सेंटर में 1 गो एटम होता है। तो टोटल इतना हो गया। अब कहने का मतलब कि ये जो कॉर्नर में जो एटम, ये गोटा गोटी 1 गो एटम नहीं है, ये 1/8 है, ठीक है। 8 हिस्सा में 1 भाग आपको केवल यहाँ पर दिख रहा है। उसी तरीके से 8 हो तो टोटल कै गो है कॉर्नर, 8 गो कॉर्नर है। तो 1 गो कॉर्नर का यदि 1/8 है तो टोटल 8 गो कॉर्नर का नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 8 कट जाएगा। यानी 1 गो नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, किसमें हो जाएगा, कॉर्नर में। और जो बॉडी में जो एटम है वो गोटा गोटी 1 गो होता है। और कई गो बॉडी है, 1 गो बॉडी है, यानी मेरा टोटल 1 गो एटम हो गया। तो टोटल देखा जाए तो बीसीसी में टोटल कै गो एटम हो जाएगा, 1 + 1 यानी 2 गो एटम हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2 होते हैं। कॉर्नर, सभी कॉर्नर को मिला करके 1/8 × 8 यानी 1, और बॉडी में अकेला 1 गो यानी 1, और टोटल मिला करके हो जाएगा आपका 2 गो एटम। तो इस तरीके से बीसीसी में नंबर ऑफ एटम्स कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कह रहा है कि द नंबर ऑफ एटम्स इन अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ऑफ ए मोनो एटॉमिक एलिमेंट्री सब्सटेंस इज इक्वल टू। अब यहाँ पर पूछ रहा है कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का मैं आपको पहले फिगर छाप के दिखाता हूँ इस तरीके से। और ये हो गया। और आपको पता है कि जो कॉर्नर है, जो कॉर्नर में तो टोटल कई गो कॉर्नर होता है, टोटल 8 गो कॉर्नर होता है। 8 गो कॉर्नर में टोटल मिला करके एटम कितने होते हैं, 1/8 × 8 यानी टोटल 1 गो एटम। और मैं आपको बता देता हूं कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में बॉडी में कोई एटम नहीं होता है, यानी टोटल इसका जो टोटल एटम होगा वो उसका कॉर्नर में ही जितना है उतने होता है। तो कॉर्नर टोटल कितना हो गया, 1 गो। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, वीडियो को लाइक करते चलिए। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। डेंसिटी ऑफ ए क्रिस्टल इज गिवन बाय द फॉर्मूला। अब देखिए, ये तो मैं डेरिवेशन करके नहीं आपको बताने वाला हूँ क्योंकि ये लॉन्ग हो जाएगा। तो इसको सिंपल से आपको याद करके रख लेना है। ये तीसरा नंबर Zm/A³ Na। यहाँ पर Z क्या है, M क्या है, A क्या है, Na क्या है, ये इसका मतलब मैं आपको बता सकता हूँ। Z का मतलब होता है, देखिए मैं आपको फिगर छाप के बताऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको केवल रटना है, ऐसे नहीं, आपको एकदम दिमाग में याद रह जाएगा हमेशा, कभी नहीं भूलेंगे, कभी नहीं। ये हमारा एक क्यूबिक यूनिट सेल छाप दिए। अब आपको पता है कि कॉर्नर में टोटल 8 गो एटम होता है, ठीक है। कोई भी क्यूबिक यूनिट सेल हो, अभी आगे हम लोग देखेंगे, बीसीसी हो चाहे एफसीसी हो चाहे सिंपल क्यूबिक हो, कॉर्नर में सब में ये एटम हो गया। टोटल 1/8 × 8 यानी 1 गो एटम हो जाएगा। ये जेड का मतलब क्या है, जेड में ये जो कॉर्नर में एटम है ना एटम, वो कितना टोटल एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, ठीक है। जेड का नंबर ऑफ एटम्स। एम क्या है, तो यही जो एटम्स है मास कितना है, कितना मास है, यानी मास ऑफ ईच एटम, एम बताता है मास ऑफ ईच एटम। ये ए क्या है, स्मॉल ए बताता है कि यहाँ से यहाँ तक का हाइट मतलब लेंथ कितना है, एज लेंथ, इसको बोलते हैं किनारा का लंबाई, इसको बोलते हैं एज लेंथ या फिर साइड लेंथ। और ये जो Na क्या है, Na ये आपको पता होगा एवागाड्रो नंबर है। और एवागाड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 6.0
22 गुना 10 का पावर 23 पार्टिकल, एटम, आयन कुछ भी हो सकता है। तो ये हो गया मेरा Na यानी एवोगाड्रो नंबर। तो आपको दोस्तों समझ में आ गया कि डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल याद रह जाएगा हमेशा के लिए Zm/AQ/Na। चौथा क्वेश्चन है कि एन एटम एट द बॉडी सेंटर ऑफ ए यूनिट सेल कंट्रीब्यूट टू द यूनिट सेल। देखिए वही क्वेश्चन आ गया कि ये हमारा यूनिट सेल है और क्या पूछा है, BCC पूछा है। देखिए बॉडी सेंटर, तो ये यहाँ से यहाँ तक हो गया। बॉडी सेंटर में कॉर्नर में टोटल 8 गो होता है और बॉडी में 1 होता है। तो पूछ रहा है कि बॉडी में जो आपका एटम है वो टोटल जो पूरा यूनिट सेल का कितना हिस्सा आता है। तो टोटल क्यूबिक यूनिट सेल का जो 1 माने टोटल 1 हिस्सा होता है। तो आपको पता चल गया। तो यहाँ पर इसका मतलब ये बॉडी में जो एटम है वो कितना भाग कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है, 1 भाग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये गोटा गोटी 1 एटम होता है। पांचवा क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस इन नेचर। देखिए जो सॉलिड होता है ना, सॉलिड वो 2 तरीके का होता है। जो सॉलिड है, सॉलिड को क्लासीफाई किया गया। आप लोग जैसे ये सॉलिड स्टेट पढ़े होंगे चैप्टर 2, तो आपके टीचर ने बताया होगा कि सॉलिड स्टेट यानी सॉलिड को 2 कैटेगरी में क्लासीफाई किया गया। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक होता है एमॉर्फस सॉलिड, होता है ना क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो ये जो आपका सवाल है कि एमॉर्फस सॉलिड, तो ये जो सवाल है कि ये पूछ रहा है कि कौन सा यहाँ पर जो चारों ऑप्शन में से कौन सा एमॉर्फस सॉलिड है, या फिर दूसरे शब्दों में कहा जाए तो कौन सा नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो आपको एग्जाम्पल याद रखना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या डिफिनेशन है, एग्जाम्पल क्या है, और एमॉर्फस सॉलिड का डिफिनेशन क्या है, एग्जाम्पल क्या है। तो यही एग्जाम्पल से यहाँ पर सवाल पूछा गया है। तो डायमंड, ग्रेफाइट, कॉमन सॉल्ट यानी नमक, ये सारा जो है ना वो आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर में आता है। एमॉर्फस सॉलिड के अंदर में कौन आता है, ग्लास, प्लास्टिक, रबड़, ये सब आता है। ठीक है, चलिए ये भी समझ में आ गया। छठा क्वेश्चन, ये देखिए, ये क्वेश्चन जो है ना ये आपको मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन इसके बारे में आपको एक अलग से चैप्टर में पढ़ना है जिसका नाम है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये आपका आगे का चैप्टर है, चैप्टर नंबर शायद 9 या फिर 8 होगा। आप लोग जाकर के देख लीजिएगा अपना NCERT बुक में। तो इसका क्वेश्चन कह रहा है कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Cl- आयन इन NaCl स्ट्रक्चर इज, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर आपको बताना है Cl- आयन का, किसमें, NaCl का स्ट्रक्चर में। तो आपको NaCl आपको पता है, NaCl यानी साधारण नमक, NaCl। तो जब इसको हम लोग तोड़ते हैं या फिर ये बना होता है, कैसे ये मिलकर बना होता है, ये Na+ और Cl- से मिलकर बना होता है ना, है Na+ और Cl- जब सोडियम, देखिए ये जो है ना ये क्या है, ये आयनिक कंपाउंड बनाता है, आयनिक। तो सोडियम में टोटल 11 गो एटम होता है ना, एटॉमिक नंबर 11। तो इसका बाहरी कक्षा में 2, 8, 1, यानी इसका बाहरी कक्षा में 1 गो एटम होता है। ये क्या कर सकता है, अपना 1 एटम किसी को दान कर सकता है ताकि ये अपना स्टॉक ऑक्टेट को पूरा कर सके। ठीक है, उसके बाद क्लोरीन जो होता है इसका बाहरी कक्षा में 7 गो एटम होता है। ठीक है, और ये क्या करता है किसी से, यानी 2, 8, 7, ये किसी से क्या कर रहा है, 1 एटम ले लेगा तो इसका बाहरी कक्षा में 8 गो हो जाएगा, यानी ये भी स्टेबल हो जाएगा। तो ये क्या करता है, इसका एटम तो ये खुद ले लेगा और यहाँ पर इसको पोजीशन दे देगा। तो इस तरीके से सोडियम में अपना 1 एटम दान कर दे, इसलिए इसमें Na+ चार्ज आ गया, और क्लोरीन सोडियम का 1 एटम ले लिया इसलिए इसमें माइनस चार्ज आ गया। तो ये तो हुआ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होगा, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा है जो इससे बिल्कुल अलग है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको याद रखना है कि सोडियम+, ठीक है, इसके चारों तरफ 6 गो क्लोरीन एटम होता है, 6 गो। ठीक है, चारों तरफ इसका 6 गो क्लोरीन एटम होता है, Cl-, Cl-, 6 गो क्लोरीन आयन होता है। ठीक है, Cl-, 6 गो हो गया। वहीं अगर दूसरे तरफ कहा जाए तो Cl- के चारों तरफ 6 गो Na+ होता है, 6 गो Na+, Na+, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से Na+, इस तरीके से Na+, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन नंबर का थोड़ा बहुत जानकारी, लेकिन इसके बारे में और आपको अच्छा तरीके से इसके अंदर में और डिटेल में आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर वाला, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो फिलहाल के लिए इसका आंसर आप लोग रट के रख लीजिए, 6 होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, द पॉइंट डिफेक्ट विच लोअर द डेंसिटी। ठीक है, तो कह रहा है, देखिए पॉइंट डिफेक्ट जो होता है ना, पॉइंट डिफेक्ट ये 2 टाइप का होता है, पॉइंट डिफेक्ट, स्टोकियोमेट्री डिफेक्ट, ये 2 तरीके के होते हैं। एक होता है शॉर्टकी डिफेक्ट, एक होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछ रहा है कि कौन सा पॉइंट डिफेक्ट है ना का डेंसिटी लोअर होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो शॉर्टकी डिफेक्ट। और अगर क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि कौन सा डिफेक्ट का
डेंसिटी नो चेंज, यानी चेंज नहीं होता है, तो आपको बताना है फ्रैंकल डिफेक्ट का। ये दो फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट्स बोथ आर फाउंड इन, फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट दोनों ही पाया जाता है कौन सा, क्रिस्टल लेटिस में। ये जो क्रिस्टल लेटिस या फिर ये जो कंपाउंड आपको दिख रहा है, किस कंपाउंड में फ्रैंकल डिफेक्ट भी देखा जा सकता है और शॉर्टकी डिफेक्ट, मतलब कहा जाए सिंपल शब्दों में कि कौन सा एग्जाम्पल है, मतलब कौन सा एग्जाम्पल तो है सोडियम शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है और फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल है, कौन सा है, तो AgBr। ये जो है ना वो शॉर्टकी डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल AgBr होता है और फ्रैंकल डिफेक्ट का भी एग्जाम्पल AgBr आप लोग लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, तो इसका आंसर हो जाएगा AgBr। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। देखिए एक पैरामैग्नेटिक होता है, एक डायामैग्नेटिक होता है, एक फेरोमैग्नेटिक होता है, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक होता है और एक फेरीमैग्नेटिक होता है। 4 टाइप का सब्सटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर सवाल पूछा जा रहा है पैरामैग्नेटिक कौन है। देखिए इसका सभी का मतलब अलग अलग होता है, चारों का मतलब अलग अलग होता है। तो पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का मैं आपको मतलब यहाँ पर समझा देता हूँ ताकि आगे जाके एक और क्वेश्चन है डायमैग्नेटिक से रिलेटेड, तो वहाँ आपको समझने में कठिनाई नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक कहने का मतलब है, देखिए वैसा सब्सटेंस जो मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेट से कौन सा फील्ड निकलेगा, मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा। तो अगर हम उस सब्सटेंस को ला करके मैग्नेटिक फील्ड में रख देंगे, ये गोल्ड तो क्या है, वो सब्सटेंस है, ठीक है, वो जो कंपाउंड या फिर कोई भी सब्सटेंस होता है उसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ला करके रख देंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा वीकली, ठीक है, वीकली अट्रैक्ट कर लेगा, इधर से भी अट्रैक्ट कर लेगा। मतलब देखिए ये किस तरीके से दिखाई देगा, ये इस तरीके से दिखाई देगा, NS यहाँ पर वो सब्सटेंस को रख दिए, ये इस तरीके से अट्रैक्ट इसको दिखा रहा है, थोड़ा वीकली अट्रैक्ट होगा और इस तरीके से, तो ये हो गया पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है, इसका एग्जाम्पल कॉपर ऑक्साइड होता है, आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है, आयरन ऑक्साइड होता है, कॉपर ऑक्साइड होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे एक और क्वेश्चन है डायामैग्नेटिक का, वो भी मैं आपको वहीं पर समझाऊंगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो डायामैग्नेटिक फिर कॉन्सेप्ट में आपको समझाता हूँ। पहले N और S ये 2 परमानेंट मैग्नेट है। तो वैसा सब्सटेंस जिसको मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख देंगे तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को रिफ्लेक्ट कर देता है, अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, दूर कर रहा है, रिपेल कर दे रहा है, रिपेल। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, टाइटेनियम ऑक्साइड भी होगा और सोडियम ऑक्साइड भी होगा। तो यहाँ पर आप लोग अगर ऐसा कंडीशन देखा जाता है यहाँ पर टाइटेनियम ऑक्साइड भी एग्जाम्पल में है, सोडियम क्लोराइड भी एग्जाम्पल में है, तो आपको हमेशा आंसर मारना है सोडियम क्लोराइड को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या है कि द रेडियस ऑफ एन एटम इन अ बॉडी सेंटर ऑफ एज लेंथ ए। देखिए ये कॉन्सेप्ट को मैं आपको ऐसे बता करके पार नहीं हो जाऊंगा, पहले अच्छा से समझाऊंगा। क्या लिखा है, रेडियस निकालना है, किसका, यूनिट सेल का। तो कौन सा यूनिट सेल का यहाँ पर बात किया है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का। देखिए टोटल जो क्यूबिक यूनिट सेल होता है, क्यूबिक, ये इस बात पर ध्यान दीजिए, क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे यूनिट सेल बहुत होते हैं लेकिन क्यूबिक यूनिट सेल अगर पूछा जाए कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल जिसको प्रिमिटिव यूनिट सेल भी बोलते हैं, एक होता है, ये पहला हो गया, एक होता है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल BCC, एक होता है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल FCC। तो यहाँ पर सवाल पूछा है BCC का रेडियस क्या होता है। देखिए रेडियस किसको बोलते हैं, जैसे ये वाला क्या है, ये वाला एज है, किनारा है, किनारा का लेंथ, तो किनारा का लेंथ है तो उसका कुछ ना कुछ रेडियस भी तो होगा ना। हाँ, तो बॉडी सेंटर्ड का जो रेडियस होता है वो यहाँ से देखा जाता है। देखिए बॉडी सेंटर्ड का, पहले इसका फिगर मैं आपको छाप के बताता हूँ। बॉडी सेंटर्ड का किस तरीके से रेडियस निकाला जाता है। देखिए तो बॉडी यहाँ बीच में एगो एटम होता है, ठीक है। तो देखिए हमेशा डायगोनली देखना है। तो मान लेते आपका घर का डायगोनली, देखिए आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे डायगोनल क्या होता है, विकर्ण, है ना, जो सबसे लंबा भुजा होता है 3 डायमेंशन का। तो इस कोना से लेकर इस कोना तक सबसे लंबा लंबाई है, तो इसका रेडियस आपको पता करना है। तो इसका जो रेडियस होगा BCC का वो होता है आपका A√3/4। तो इसका आंसर हो जाएगा A√3/4,
ठीक है, इसका निकालने का फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का रेडियस क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक तो ये हो गया एज लेंथ, लेकिन इसका रेडियस क्या होता है, इसका रेडियस होता है एज का आधा, एज का आधा, यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल का पूछेगा रेडियस तो ए का आधा यानी ये वाला। ठीक है, लेकिन आपको पूछा क्या है यहाँ पर बॉडी सेंटर का, तो a√3/4। एक और होता है एफसीसी, तो एफसीसी का जो रेडियस होता है, देखिए ये सब याद रखिए, एफसीसी यानी एक फेस का, ये एक फेस हो गया, ये एक फेस हो गया, ये ऊपर में वाला एगो फेस हो गया चेहरा, फिर ये वाला एगो फेस हो गया, टोटल 6 गो फेस होता है। तो मान लेते हैं हम ये वाला फेस का बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस, सबसे लंबा भुजा यही हुआ ना, तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा आपका a/2√2, याद रखिएगा, या फिर आप बगल में कहीं पर कॉपी में नोट करके रख लीजिए। अगर आपको पूरा डिटेल में नहीं पढ़ना तो आप लोग ये सब की मतलब पॉइंट सब याद करके रख लीजिए कि इसका रेडियस ये होता है, इसका रेडियस ये होता है, बाकी आपका ऑब्जेक्टिव में काम देगा। हो गया, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जो आइस का भी पानी है ना, आइस पानी मतलब वाटर, तो H2O, तो आइस वाला पानी वो एग्जाम्पल है, किस प्रकार का सॉलिड का एग्जाम्पल है ना, एग्जाम्पल पूछ रहा है। देखिए, तो सॉलिड जो होता है ना, देखिए सॉलिड का मैंने क्लासिफिकेशन किया था एमरफस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। तो एमरफस सॉलिड का कोई टाइप नहीं होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और 4 गो टाइप होता है। क्या क्या, क्रिस्टलाइन सॉलिड का और 4 गो टाइप होता है। क्या क्या, पहला होता है आयनिक सॉलिड, दूसरा होता है मेटालिक सॉलिड, तीसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड, या फिर इसी को बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्यों बोलते हैं अभी आगे बताते हैं, नेटवर्क सॉलिड। और चौथा होता है मोलिकुलर सॉलिड, मोलिकुलर सॉलिड। ठीक है, तो ये 4 टाइप किसका, क्रिस्टलाइन सॉलिड का। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा है, आइस किसका एग्जाम्पल है। अब एग्जाम्पल पूछ दिया तो ये चारों में से किसी का भी हो सकता है, लेकिन ये जो आइस वाला एग्जाम्पल ये इसके अंदर में आता है। लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला तो ऑप्शन में दिया नहीं है, यहाँ पर मोलिकुलर सॉलिड तो लिखा नहीं है, लिखा है लेकिन 2 गो के बीच में लिखा है, पोलर मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्ड मोलिकुलर सॉलिड। तो अब इसके अंदर में भी जाना होगा, तो मोलिकुलर सॉलिड का, अब मोलिकुलर सॉलिड का भी 3 गो टाइप होता है। एक होता है पोलर मोलिकुलर सॉलिड, एक होता है नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, और एक होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। और ये जो एग्जांपल है वाटर आइस वाला, ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का एग्जांपल। देखिए कितना अंदर से सवाल पूछा गया, तो ये सब भी आपको याद रखना है, यानी सबका एग्जांपल भी आपको साथ ही साथ याद रखना है। तो इसका ये किसका एग्जांपल हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड का। कोई दिक्कत नहीं है, समझने में एकदम कोई दिक्कत नहीं, कभी भूलेंगे नहीं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट इन ए क्रिस्टलाइन इट्स डेंसिटी। तो फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी क्या होता है, मैंने उसी समय बताया था जब शॉर्टकी डिफेक्ट का बताया था कि किस पॉइंट डिफेक्ट का डेंसिटी डिक्रीज होता है, यानी सबसे कम होता है। तो मैंने आपको बताया था शॉर्टकी डिफेक्ट का, और फिर उसी में बताया था कि किस डिफेक्ट का डेंसिटी नो चेंज होता है। तो आपको बताया था फ्रैंकल डिफेक्ट का, तो वही देखिए यहाँ पर पूछा है डेंसिटी क्या होगा, फ्रैंकल डिफेक्ट का डज नॉट चेंज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 लिख रहा है कि विच सॉलिड इज गुड कंडक्टर, कौन सा सॉलिड जो है ना वो गुड कंडक्टर है। अब यहाँ पर ये बात नहीं किया है कि वो कंडक्टर होगा, हीट का कंडक्टर होगा ना इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होगा। तो जनरली ऐसा क्वेश्चन में आपको इलेक्ट्रिसिटी ही दिमाग में रखना है। तो देखिए कॉपर बहुत अच्छा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, जबकि लकड़ी बैड कंडक्टर, मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। कॉक क्या आता है, कॉक होता है कोयला, यानी कोयला प्लस सॉफ्ट ड्रिंक का मिश्रण होता है, सॉफ्ट ड्रिंक का। ठीक है, ये कोक, तो ये भी इलेक्ट्रिसिटी का उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होता है। और यहाँ पूछा है कि गुड कंडक्टर। और डायमंड जो है ना वो देखिए, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। डायमंड जो है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर नहीं है, डायमंड इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है वो, लेकिन वो कंडक्टर है अच्छा कंडक्टर किसका, हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। कौन, डायमंड। अगर आपसे यहाँ पर सवाल पूछ दिए घुमा करके कि विच सॉलिड इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, तो आपका डायमंड हो जाएगा आंसर। लेकिन यहाँ पर पूछा है कौन सा गुड कंडक्टर है, तो ऐसे केसेस में हमेशा इलेक्ट्रिसिटी देखा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग आयन्स हैज़ द लार्जेस्ट आयनिक रेडियाई, या फिर आयनिक रेडियस। तो देखिए कभी भी अगर पॉजिटिव चार्ज आपको दिख जाए, कभी भी पॉजिटिव चार्ज,
तो सिंपल से जितना ज़्यादा चार्ज बढ़ रहा है, जैसे इसमें 1 गो चार्ज है, इसमें 2 गो चार्ज है, इसमें 3 गो चार्ज है, इसमें 4 गो चार्ज है, तो हमेशा इस तरीके से लिख दे, जो सबसे बड़ा चार्ज है उसका रेडियस उतना ही छोटा होगा, जो सबसे छोटा चार्ज है उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा। बस सिंपल सा लॉजिक यही है। अगर आप लोग पीरियोडिक टेबल में जाएंगे तो और ज़्यादा इसमें डिटेल में कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, ठीक है, कि उसके अंदर में न्यूक्लियर जैसे मैं आपको अगर समझना है तो वो भी समझा देता। पीरियोडिक टेबल ये इस तरीके से होता है ना, यहाँ पर 10 गो टोटल रहता है, ठीक है, यहाँ पर 6 गो रहता है, ठीक है, मान लेते हैं ऐसे है, ठीक है, ये है मेरा पीरियोडिक टेबल। तो जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल के इस डायरेक्शन में आप लोग चलेंगे, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, सोडियम, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, फिर मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, फिर एल्युमिनियम उसका एटॉमिक नंबर 13 होता है, फिर सिलिकॉन उसका एटॉमिक नंबर 14 होता है। मतलब हम इस तरीके से बढ़े थे, और इस तरीके से बढ़ने पर मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट, कि इसके अंदर में जो चार्ज है वो बढ़ते जाते हैं। जैसे देखिए चार्ज है ना, Na में 1 गो, मैग्नीशियम में 2 गो चार्ज, एल्यूमिनियम में 3+, सिलिकॉन में 14 4+। तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ते जाता है तो उसका रेडियस छोटा हो जाता है। और इस तरफ जाने पर आपके टीचर ने बताया भी होगा, कुछ भी नहीं जानते फिर भी आपको याद होगा कि इस डायरेक्शन में जाने से एटॉमिक रेडियस घटता है, इस डायरेक्शन में जाने से एटॉमिक रेडियस बढ़ता है। आप लोग सुने हैं ना, हाँ, बस यही सब याद रखना है। देखिए द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल इज, देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स, फिर वही कंसेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। एफसीसी का भी यहाँ पर बात हो, जिस तरीके से सबसे पहला क्वेश्चन हमारा बीसीसी का था, बॉडी सेंटर्ड, उस तरीके से एफसीसी। तो एफसीसी में टोटल कई गो फेस होता है, इस तरह ये वाला कई गो टोटल फेस होता है, 6 गो फेस होता है, यहाँ 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 और एगो उधर वाला डो और एगो अपना तरफ वाला डो, 6 गो फेस होता है। और प्रत्येक फेस में जो एटम है वो गोटा गोटी नहीं होता, वो 1/2 होता है। और टोटल कई गो फेस है, वो 6 गो फेस है। तो जिस तरीके से मैंने बॉडी सेंटर में बताया था ना कि वो जो कॉर्नर में टोटल कई गो एटम होता है, वो 1/8 होता है, 1/8, और टोटल कई गो कॉर्नर होता है, 8 गो कॉर्नर होता है। उसी तरीके से यहाँ पर फेस सेंटर का भी कॉन्सेप्ट वही है कि यहाँ पर जो फेस में जितना एटम होगा वो 1/8 होता है। तो टोटल कई गो फेस है, 6 गो फेस है, यानी टोटल कितना हो जाएगा 3। तो 3 गो यहाँ हो जाएगा। और कॉर्नर में तो ही है, वो सब तो ही है, कॉर्नर वाला तो 8 गो कॉर्नर रही है, तो 8 गो कॉर्नर का 1/8 × 8 यानी 1, तो 1 + 3, तो टोटल मेरा कितना हो जाएगा फेस सेंटर में, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में 4 गो, 1 + 3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। अगर आप ये चैप्टर पढ़े अच्छा तरीके से तो आपको ये सब क्वेश्चन तो कुछ नहीं लग रहा होगा, जो मैं अभी आपको और जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, इससे आपको और ज़्यादा रिवीजन हो रहा होगा। बात तो सही है। चलिए, और आपको मज़ा भी लग रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर, कौन गुड कंडक्टर नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी का जनरली हम लोग समझ रहे हैं, तो गुड कंडक्टर नहीं है, मतलब कौन अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो कॉपर मेटल ये तो करेगा, सोडियम एक्वस मतलब क्या, नमक पानी का घोल, बहुत अच्छा कंडक्टर है। NaCl मोल्टेन ये भी कंडक्ट करेगा, मतलब द्रवित अवस्था में NaCl है, ये भी करेगा। लेकिन देखिए आप लोग अपना घर का टाटा नमक या फिर कोई भी सॉल्ट अगर होगा नमक, उसमें जाके इलेक्ट्रिसिटी सटा के देखिएगा, करंट पास नहीं होगा, क्योंकि वो सॉलिड अवस्था में। अगर उसको पानी में घोल दीजिए फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाए, एकदम होगा, अच्छा है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कौन गुड कंडक्टर नहीं है, NaCl सॉलिड वाला। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड इज एग्जाम्पल ऑफ, डायमंड किसका एग्जाम्पल है, डायमंड हीरा। तो डायमंड जो है ना वो देखिए टोटल मैंने आपको समझाया क्रिस्टलाइन सॉलिड का टोटल कई गो टाइप होता है, 4 गो टाइप होता है। क्या क्या बताया, आयनिक सॉलिड बताया, मेटालिक सॉलिड बताया, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड बताया, जिसमें मैंने आपको कहा था कि नेटवर्क सॉलिड इसको क्यों कहते आगे बताऊंगा, और एक मोलिकुलर सॉलिड होता है। तो देखिए ये जो कोवलेंट सॉलिड होता है, जिसको नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, है ना, ये जो कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, तो इसके अंदर में 2 एग्जाम्पल आपको हमेशा याद रखना है। एक क्या होता है, 2 एग्जाम्पल बता रही है, टाइप नहीं, एग्जाम्पल। एक डायमंड याद रखना है और एक याद रखना है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। तो ये डायमंड और ग्रेफाइट का आपका NCERT बुक में स्ट्रक्चर दिया हुआ है, 3D स्ट्रक्चर। आप लोग जा करके देखिएगा कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, एकदम जटिल, आप उसको हाथ से ड्रॉ कर ही नहीं सकेंगे, बहुत दिक्कत होगा। इसीलिए इसका नाम है नेटवर्क सॉलिड। ये एक नेटवर्क की तरह है, जाल की तरह। आप लोग जाकर के देखिए, NCERT बुक में दिया होगा या फिर गूगल में सर्च करके देख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, डायमंड किसका एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, कोवलेंट सॉलिड या फिर नेटवर्क सॉलिड का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, द नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस फॉर क्यूबिक क्रिस्टल इज।
क्यूबिक क्रिस्टल के लिए नंबर ऑफ ब्रेविस लेटिस क्या है? अब ब्रेविस लेटिस क्या होता है ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, इसके बारे में डिटेल में समझना है। तो फिलहाल इतना याद करके रख लीजिए, टोटल 3 गो होता है। क्या क्या नाम मैं आपको बता सकता हूँ, जैसे पहला होता है सिंपल क्यूबिक SC, दूसरा होता है BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाइस्ट मेल्टिंग पॉइंट? किसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है, मतलब उसको गलाने के लिए हमको बहुत ज़्यादा हीट देना होगा, बहुत ज़्यादा। तो क्या आयनिक सॉलिड को गलाने के लिए ज़्यादा हीट देना होगा? फॉर एग्जांपल मान लेते हैं NaCl, नमक को गलाने के लिए ना बहुत कम देना होगा, तो इसका तो नहीं होगा। मोलिकुलर सॉलिड मान लेते हैं, इसमें आइस ले लेते हैं मोलिकुलर सॉलिड में, ठीक है, तो आइस को भी तो गलाने के लिए उतना हीट नहीं देना पड़ता है। मेटालिक सॉलिड, कोई मेटल है, मान लेते हैं आयरन होगा, मान लेते हैं आयरन होगा, उसको भी गलाने के लिए बहुत ज़्यादा तो हीट नहीं देना होगा। कोवलेंट मान लेते हैं हीरा को गलाना, अब गला के दिखाइए हीरा, सकेंगे गलाने? नहीं सकेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। तो कोवलेंट क्रिस्टल या फिर नेटवर्क क्रिस्टल या फिर नेटवर्क सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वेरी वेरी हाई होता है, फेयरली हाई होता है। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आपको टोटल 20 MCQ क्वेश्चन बताए, और हो सकेगा तो इस तरीके से अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं आपको इस तरीके से 20 MCQ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको आगे भी हर एक चैप्टर का मैं आपको प्रोवाइड करते रहूँगा। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।